दोस्तों हाल ही में मैंने परम पतन बिलियर्ड 2 नाम की एक थ्रिलर फिल्म देखी है जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है के थिरुवागंदम जी ने और आपको ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी है एक डॉक्टर माँ और उसकी बेटी की। उन दोनों को किडनैप कर लिया जाता है क्योंकि उनके पास एक ऐसा चिप है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। उसके बारे में अगर लोगों को पता चल गया तो एक बहुत बड़े मर्डर मिस्ट्री के ऊपर से पर्दा हट जाएगा। अब क्या ये डॉक्टर माँ अपनी बेटी को बचाते हुए उस किलर को दुनिया के सामने लेकर आएगी या फिर इस इन्वेस्टिगेशन करने के चक्कर में उन दोनों की ही मौत हो जाएगी? यही देखेंगे हम आज की ट्विस्ट से भरी हुई कहानी में। और दोस्तों इस कहानी में आपको इंसान किस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये भी देखने को मिलेगा, जिससे कि आप किसी पर भी भरोसा करने से 100 बार सोचोगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही पुराने खंडर जैसी जगह को दिखाया जाता है जिसके अंदर गायत्री नाम की एक लड़की को बांध कर रखा गया था। अब उसके अगले सीन में हमें तमिलनाडु की एक पार्टी के नेता को, जिनका नाम होता है शजियन, उन्हें भाषण करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि 40 दिन बाद इलेक्शन होने वाला है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सभी कमेटी मेंबर्स को यहाँ पर बुलाया गया है। अब शेजियन के बारे में बात करें तो वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिलहाल वो इस पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। यहाँ वो पार्टी के मेंबर से पूछते हैं कि बताइए इलेक्शन आने वाला है तो हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम इलेक्शन जीत जाए। एक महिला उठकर कहती है कि नेताजी आपका चेहरा ही काफी है हमें इलेक्शन जीतने के लिए। जनता आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो आपको वोट जरूर देगी। दूसरा आदमी कहता है कि विरोधी पार्टी ने जितने भी काम अधूरे छोड़े हैं हम उनको जनता को गिनाकर बहुत सारे वोट हासिल कर सकते हैं। तीसरा आदमी उठकर खड़ा रहता है और कहता है कि हम लोगों में पैसे बांट देंगे, उनके वोट खरीद लेंगे जिससे कि हम ही जीतेंगे। फिर नेताजी कहते हैं कि ये सभी बातें छोड़ दो और कोई ढंग की बातें हैं तो बताओ जिससे कि पार्टी का असलियत में फायदा होगा। क्या हम जनता की भलाई के लिए काम करके उनसे वोट हासिल नहीं कर सकते? क्या हम पैसों से ही बस उनका वोट खरीद सकते हैं? अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उनके पार्टी के जो दो नेता होते हैं, कलिंगा और उसका साथी राजेश, ये दोनों आगे आने वाले इलेक्शन में खुद खड़े होकर मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। मतलब कि किसी तरह से शैजन को हटाना चाहते थे, लेकिन शैजन के सामने अच्छा बनने का नाटक करते थे। अब शैजन आगे अपने पार्टी मेंबर से कहता है कि हमें भ्रष्टाचार से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत से जनता का विश्वास जीतना होगा। अगर हम उनके हित में काम करेंगे तो जनता हमें जरूर वोट देगी और तभी हम पार्टी में बने रहेंगे। अब इस बात पर सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हैं और नेताजी की बात पर सहमत हो जाते हैं। खैर अब मीटिंग खत्म होने के बाद नेताजी शेजियन वहां से घर की तरफ जाने लगते हैं। जाते वक्त वो अपने कमेटी मेंबर्स के खास लोगों से कहते हैं कि लगता है अब वक्त आ चुका है कि हमें यंग लड़के और लड़कियों को मौका देना चाहिए। तभी यहाँ पर पार्टी की नेता मणिकोटी कहती है कि सर मुझे पार्टी में सीट नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बेटी है ना वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो राजनीति में आना चाहती है, अगर उसे सीट मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। शर्जियन कहता है कि क्या आपको हमारे पार्टी के सिद्धांत पता नहीं है क्या? हमारे पार्टी का रूल है कि यहाँ पर वंशवाद राजनीति नहीं चलेगी। ऐसा कहकर नेताजी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं शाहजियन की पत्नी अपने बेटे और बहू के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, जो कि उनका बेटा फॉरेन में रहता है। तभी यहाँ पर शेजियन पहुँचता है और अपने बेटे से हालचाल पूछता है। बेटा कहता है कि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक है। उसके बेटे का नाम होता है अरुण और वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर होता है। अब यहाँ प्रेजेंट में डेविड नाम का एक बंदा कुत्ता लेकर गायत्री के पास आता है। गायत्री के पास आकर उससे पूछता है कि बताओ वो माइक्रोचिप कहाँ पर है। गायत्री उससे पूछती है कि मेरी बेटी सूजी कहाँ पर है, तुमने उसके साथ क्या किया? अब डेविड के बार बार पूछने पर भी गायत्री उसे चिप के बारे में कुछ भी नहीं बताती, तो डेविड उसे बच्चे के नाम पर धमकाकर वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों ये कहानी पास्ट और प्रेजेंट में चलती रहती है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब कहानी जाती है कुछ दिन पहले, जहाँ पर हम देखते हैं कि गायत्री अपनी बेटी सूजी के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रही होती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी बेटी सूजी बोल और सुन नहीं सकती। गायत्री ने अपने बेटे के लिए एक टीचर रखी होती है जो कि उसे लिप रीडिंग और इशारों से बात करना सिखाती है। वो मैडम गायत्री से कहती है कि गायत्री आपकी बेटी बहुत ज्यादा होशियार है, वो बिना कुछ बोले और सुने अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकती है। उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि गायत्री के पति का नाम होता है राहुल, लेकिन फिलहाल राहुल उनके साथ नहीं रहता। जब राहुल को और गायत्री को ये छोटी बच्ची हुई थी तब उन्हें पता चला कि वो बोल और सुन नहीं सकती, तो राहुल उन दोनों को छोड़कर चला गया और तभी से गायत्री और सूजी ये दोनों ही एक साथ साथ रह रहे हैं। अब एक रात गायत्री को इमरजेंसी कॉल आता है। गायत्री डॉक्टर होती है जो कि 24 हॉस्पिटल में काम करती है। वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इमरजेंसी केस और किसी का नहीं बल्कि पार्टी के नेता शेजियन का होता है।
यहाँ पर गायत्री तुरंत ही उनका ट्रीटमेंट शुरू करती है। यहाँ शेजियन की पत्नी अपने बेटे को कॉल करके उसे बताने लगती है कि बेटा तुम तुरंत ही इंडिया आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ चुकी है। अब ये पार्टी के बहुत बड़े नेता होने की वजह से ये खबर सारे न्यूज चैनल से शहर में फैल जाती है कि पार्टी के नेता शेजियन की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है और हॉस्पिटल में पार्टी के लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है। अब पार्टी का एक नेता कलिंगा गायत्री के पास आकर पूछता है कि बताइए नेताजी को क्या हुआ है। गायत्री बताती है कि उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ है जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है और शुगर और बीपी भी वो ठीक नहीं है। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। कलिंगा कहता है कि अब मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए। नेताजी जिस फ्लोर पर एडमिट है उस फ्लोर पर किसी को भी एडमिट मत करना और वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरास हटा दो। लेकिन डॉक्टर गायत्री कहती है कि ये हमारे हॉस्पिटल के रूल के खिलाफ है। हम आपके पार्टी के कोई मेंबर नहीं है जो आपका आदेश का पालन करे। ऐसा कहकर वो चली जाती है। लेकिन कलिंगा गुस्से से उसे घूरते ही रहता है जैसे कि वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला हो। अब गायत्री को हम प्रेजेंट में देखते हैं जो लैंप लेकर अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। तभी एक दरवाजा अचानक खुलता है और वो कुत्ता उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर उसकी नींद खुलती है। फिर गायत्री यहाँ पर किसी तरह से अपने हाथ और पैर को छुड़ा लेती है। दरवाजे को थोड़ा सा साइड करके बाहर देखने पर उसे कुछ लड़के टीवी देखते हुए दिखाई देते हैं। उन लड़कों का एक छोटा सा फोन वहाँ पर पड़ा हुआ था और वो एक बड़े डंडे की मदद से उस फोन को अपने पास खींच लेती है। तभी ये लोग देखते हैं लेकिन गायत्री तुरंत ही दरवाजा बंद कर देती है। वो लोग उसे कहते हैं कि तुम तुरंत ही हमारा फोन हमें वापस कर दो और ये दरवाजा खोल दो। लेकिन गायत्री कहती है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। अब ये गुंडे लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं कि अगर ये बात बॉस को पता चल गई तो हमारी खैर नहीं। यह गायत्री उस फोन से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर रेंज नहीं थी। फिर ये लड़के अपने बॉस को कॉल करते हैं। बॉस कहता है कि उस बच्ची को उसे दिखा दो और उससे चिप हासिल करने के बाद उन दोनों को खत्म कर दो। अब यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर गायत्री की फ्रेंड प्रिया जो कि एक न्यूज रिपोर्टर होती है वो उसे कॉल करके मंत्री जी के हेल्थ के बारे में पूछने लगती है। लेकिन गायत्री बताती है कि ये बहुत ही निजी मामला है और तुम ये खबर न्यूज के जरिए सारे शहर को बता दो जो कि मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। ये बहुत ही सीक्रेट बात है, सॉरी। तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। अब उसके अगले दिन यहाँ हॉस्पिटल में कलिंगा एक रिपोर्ट लेकर आता है और बताता है कि डॉक्टर गायत्री यही रिपोर्ट मीडिया के सामने दिखाना, और ना चाहते हुए भी गायत्री को वैसा ही करना पड़ता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब यहाँ प्रेजेंट में वो गुंडे लोग गायत्री की बेटी को उसके सामने लेकर आते हैं। गायत्री उन लड़कों को धक्का देती है और तुरंत अपनी बेटी को लेकर एक कमरे में छुप जाती है। वो लड़के कमरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वह दरवाजे के उस साइड में टेबल और बहुत बड़ी बड़ी चीजें लाकर रखती है ताकि वह दरवाजा खोल ना सके। फिर वो उस कमरे से एक होल बनाकर वहां से मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन बाहर से जो आदमी आता है वो उन्हीं गुंडों में से एक था जो कि वो उस होल को बंद कर देता है। यहाँ से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर मंत्री जी का बेटा अरुण फौरन से उनसे मिलने के लिए आता है। अब वो भी डॉक्टर होने की वजह से अपने पिता को चेक करता है। फिर उसके बाद अपनी माँ को दिलासा देता है कि माँ आप चिंता मत कीजिए, पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से अब एक हफ्ता बीत जाता है। शहर में तरह तरह की बातें होने लगती है। जैसा कि अब एक महिला कमेटी मेंबर की दुकान पर कुछ लोग कहते हैं कि अब तुम्हारे मंत्री साहब तो उठने से रहे, दूसरे पार्टी के नेता ही जीतेंगे और तुम्हारे मंत्री साहब कुछ नहीं कर सकते, इस बार तुम्हारी पार्टी हारी जाएगी। और यहाँ इस तरफ हॉस्पिटल में मंत्री साहब को मारने की भी कोशिश की जाती है। इस वजह से वो पार्टी की महिला हॉस्पिटल में जाकर खुद को ही आग लगा देती है, ये कहते हुए कि मंत्री साहब हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको जल्दी ठीक होकर पार्टी को संभालना होगा। दरअसल दोस्तों मंत्री साहब ने इस अनाथ महिला को बहुत बड़ा सहारा दिया था, उसे काम और जीने की उम्मीद दी थी। इसी तरह से शहर के कई सारे लोगों को मंत्री साहब ने मदद की थी और जनता उनको बहुत ज्यादा पसंद करती थी। खैर अब कैसे भी करके उस महिला को बचाया जाता है लेकिन उसका पूरा शरीर जल चुका था। डॉक्टर गायत्री और अरुण उसे मिलने के लिए आते हैं लेकिन वो महिला सिर्फ नेताजी की सही सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि नेताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। अब नेताजी हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से पार्टी का सारा कामकाज रुक गया था, इसलिए यहाँ अस्थायी नेता का चुनाव करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब उनके पार्टी में कलिंगा और मणिकोड़ी नाम की जो नेता होती है ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि यहाँ पर अस्थायी पार्टी का अध्यक्ष मैं ही बनूंगा। इस वजह से उनके पार्टी के लोगों में मतभेद हो जाता है। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ दूसरी तरफ पर न्यूज रिपोर्टर के जरिए डॉक्टर गायत्री लोगों को बताती है कि अब नेताजी की तबीयत काफी अच्छी हो रही है, उनकी तबीयत में सुधार आ चुका है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और आप उन्हें जल्दी काम करता हुए देखेंगे। तुरंत ये बात टीवी पर चलने लगती है और फोन के जरिए पार्टी के मेंबर्स को भी पता चल जाती है। तो यहाँ मीटिंग में ये लोग कहते हैं कि अब हमें अस्थायी नेता की कोई जरूरत नहीं है, हमारे नेता साहब जल्दी ठीक होकर वापस आ रहे हैं। और इस खबर की वजह से कलिंगा और मणिकोड़ी के सारे सपनों पर पानी फिर जाता है, जिस वजह से वो दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं।
अब उन सभी लोगों के जाने के बाद नेता कलिंगा और राजेशन ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि जब तक नेता शाहजहां जिंदा रहेगा हम लोग पार्टी के अगले मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, कैसे भी करके उसे रास्ते से हटाना होगा। वहां से वो दोनों गायत्री के पास आते हैं और उसे धमकाने लगते हैं कि तुम तो मंत्री जी को कुछ जल्दी ही ठीक करने का काम कर रही हो, जरा अपनी बेटी पर ध्यान देना, कहीं वो किडनैप ना हो जाए। अब उसके अगले दिन सुबह जब गायत्री उठती है तो उसे अपनी बेटी कहीं पर दिखाई नहीं देती। वो घबराते हुए उसे इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसे सरप्राइज मिलता है। उसकी फ्रेंड प्रिया और उसकी बेटी सूजी गायत्री का बर्थडे मनाते हैं। इसी मौके पर उसकी फ्रेंड प्रिया उसे एक स्मार्ट वॉच देती है जिसके जरिए फोन लगाया जा सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है और ये स्मार्ट वॉच बहुत ज्यादा महंगी भी होती है। फिर उसके अगले दिन हम देखते हैं गायत्री नेताजी को चेक करी होती है तो वो अपना वॉच निकाल कर वहाँ साइड पर रखती है। फिर वो नेताजी को उनके अच्छे कामों का वीडियो दिखाती है, कहती है कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, जिससे कि नेताजी को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब यहाँ प्रेजेंट में गायत्री और उसकी बेटी सूजी अभी भी उस कमरे में फंसे थे। बाहर से वो गुंडे लोग सिलेंडर का पाइप उस दरवाजे के फट के जरिए अंदर डाल देते हैं ताकि उस गैस के जरिए उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो जाए। लेकिन उल्टा गायत्री वहां के इलेक्ट्रिक कनेक्शन को तोड़कर सिलेंडर को ही ब्लास्ट कर देती है, जिससे कि बाहर वो गुंडे जख्मी हो जाते हैं। अब फिर से हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि चेकिंग करने के थोड़ी देर बाद अचानक ही मंत्री जी की तबीयत बिगड़ जाती है। बाकी सारे डॉक्टर्स और गायत्री उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उनकी हार्ट बीट ही काम करना बंद कर देती है और यहाँ पर नेताजी की मौत हो जाती है। ये खबर मिलते ही उनका बेटा अरुण तुरंत ही हॉस्पिटल में आता है और अपने पिताजी को मृत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे अपने बचपन की याद आती है। फिर न्यूज के जरिए हमें बताया जाता है कि पार्टी के बहुत बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शेजियन जे की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है और ये खबर सुनकर कलिंगा तो खुश हो जाता है कि अब अगला नेता वही बनेगा। लेकिन यहाँ इस तरफ गायत्री को नेताजी की मौत पर थोड़ा सा शक होने लगता है, इसलिए वो नेताजी के शरीर से थोड़ा सा खून निकालकर उसे प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाने के लिए भेज देती है ताकि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ी हो तो उसके बारे में पता चल सके। अब उसके बाद यहाँ पर पार्टी का अगला नेता कौन होगा इसी बात पर बहस होने लगती है। कलिंगा और मानिकोड़ी दोनों ही इलेक्शन में खड़े होकर मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जिस वजह से उनके पार्टी में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन पार्टी के कुछ मेंबर कहते हैं कि हमारे नेता शहजन के बेटे अरुण यहाँ पर आ चुके हैं और अगला चुनाव वही लड़ेंगे। कलिंगन और मणिकोटी कहते हैं कि अरे नेताजी तो वंशवाद राजनीति के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को राजनीति से दूर रखा और अपने बेटे अरुण को डॉक्टर बनाया, तो हम उसे इलेक्शन में कैसा खड़ा कर सकते हैं। लेकिन पार्टी के लोग कहते हैं कि यही समय की मांग है, वरना ये पार्टी ऐसे ही लड़ती रहेगी और बिखर जाएगी। हम अरुण सर को मनाएंगे। इसलिए ये लोग अरुण के पास जाकर उसे अध्यक्ष बनने के लिए कहते हैं, इलेक्शन में खड़ा होकर अगला मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन अरुण कहता है कि मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं पार्टी में आऊं, वो वंशवाद राजनीति के बिल्कुल भी खिलाफ थे, इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन फिर उसके घर के बाहर कुछ पार्टी के मेंबर, वो जली हुई महिला और उसकी माँ भी और उनको समझाती है कि बेटा तुम्हें ही राजनीति में आना चाहिए, अपने पिता की तरह लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, यही हमारी इच्छा है। इसलिए दोस्तों अब उन लोगों की बात मानते हुए फाइनली अरुण इलेक्शन में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से फिर से कलिंगा और मणिकोटी का प्लान फ्लॉप हो जाता है और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि जनता तो अरुण के साथ थी। उसके बाद क्या था, सभी जगहों पर अरुण के पोस्टर छापने लगते हैं। मीडिया के जरिए ये बात शहर में फैल जाती है कि अगला चुनाव नेताजी का बेटा अरुण लड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों उसके अगले दिन गायत्री अरुण से मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि मुझे शक है कि आपके पिताजी की मौत के पीछे एक राज है और शायद कलिंगा ने ही आपके पिताजी को मारा होगा। अरुण कहता है कि बिना सबूत के मैं किसी के ऊपर भी इल्जाम नहीं लगा सकता और कलिंगा तो मेरे पिताजी को बहुत ही पुराना और अच्छा दोस्त है, भला वो उन्हें क्यों मारेगा, वो मुझे यहाँ पर पार्टी में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप कह रही है तो मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। उसके बाद वहाँ से गायत्री हॉस्पिटल में आती है और तभी उसे याद आता है कि आईसीयू में एक स्पाई कैमरा लगा हुआ है। वो तुरंत ही आईसीयू रूम में जाकर उस स्पाई कैमरे का मेमोरी कार्ड ले लेती है, लेकिन तभी अचानक उसे मैसेज आता है कि तुम्हारी बेटी सूची को किडनैप कर लिया है। और इस तरह से दोस्तों डेविड नाम का एक किडनैपर गायत्री और उसकी बेटी सूजी को किडनैप कर लेता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि गायत्री और उसकी बेटी फाइनली उस जगह से बाहर निकलते हैं और जंगल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वो लोग भी उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। गायत्री सूजी को यहाँ से जाने के लिए कहती है, किसी से मदद मांगने के लिए, और वो खुद उन गुंडों का ध्यान भटकाती है। लेकिन वो गुंडे गायत्री को मार पीट कर पकड़ लेते हैं। उन गुंडों को गायत्री के कपड़ों के अंदर वो मेमोरी कार्ड मिल जाता है और उनके बॉस डेविड के कहने पर वो उस मेमोरी कार्ड को तोड़ देते हैं। अब उसके अगले सीन में हम विक्की नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि डांस करने वाले लड़कियों को एक जगह पर छोड़ने के लिए जाता है। अब उसी रास्ते से सूजी गुजर रही होती है। वो उस लड़की को देखकर उसके पास मदद मांगने के लिए पहुंचती है।
अब वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो किसी तरह से विक्की को समझा देती है कि उसकी माँ एक डॉक्टर है और उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। अब दोस्तों ये विक्की एक लालची लड़का होता है। वो कहता है कि मैं फोकट में कोई काम नहीं करता, इसके बदले में मुझे पैसे देने होंगे। अब सूजी के पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास वो स्मार्ट वॉच थी। वो अपनी माँ की स्मार्ट वॉच उसे दे देती है और इशारों में बताती है कि इसकी प्राइस 50,000 रुपए है। तो विक्की उसकी माँ को बचाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर सूची विक्की को लेकर उस खंडर वाली जगह पर पहुंचती है, लेकिन वहां पर तलाशी लेने पर गायत्री वहां नहीं होती। दरअसल उस किडनैपर डेविड ने अपने आदमियों को गायत्री को जंगल में लेकर आने के लिए कहा था। अब गायत्री के पास उन गुंडों का जो छोटा फोन होता है, उसके जरिए वो उस स्मार्ट वॉच पर कॉल करती है। उसकी आवाज बीच बीच में कट रही थी। यहाँ पर गायत्री को पता चलता है कि सुजय के साथ विक्की नाम का एक लड़का है और वो उसकी मदद कर सकता है। विक्की उसे कहता है कि मैं आपको बचा सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे, तभी मैं आपकी मदद करूंगा। गायत्री उस बात के लिए मान जाती है। फिर वो उसे पूछता है कि बताइए मैडम, आप कहाँ पर है? वो बताती है कि मैं किसी गाड़ी के डिक्की में हूँ, ये लोग मुझे कहीं पर ले जा रहे हैं और यहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विक्की उसे कहता है कि वहाँ पर कुछ सामान पड़ा होगा, अगर है तो उसका इस्तेमाल करते हुए लाइट वाले एरिया को फोड़ दीजिए। अब इसी तरह से गायत्री चुपके से गायत्री गाड़ी के पीछे वाली लाइट का एरिया तोड़ देती है। अब बाहर देखने पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसलिए ठीक से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विक्की कहता है कि आप किस रास्ते से जा रहे हो यह हमें कैसे पता चलेगा, आप वहाँ पर कुछ निशान गिराते जाइए। तो उसी डिक्की में एक कलर का डिब्बा होता है, वो उस रास्ते पर गिराते हुए जाती है और यहाँ विक्की अपनी कार को लेकर गायत्री को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में एक बंदा उस कलर को गाड़ी से गिरता हुआ देखकर उनकी गाड़ी को रोकता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये लोग एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहे हैं। लेकिन तभी वो गुंडे चाकू से उस आदमी को मार डालते हैं। ये देखकर गायत्री तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो लोग डिक्की को बंद करके आगे बढ़ते हैं। गायत्री फिर से विक्की को कॉल करके यहाँ के बारे में बताती है, लेकिन तभी कार एक गड्ढे से गुजरने की वजह से उसे धक्का लगता है और गलती से गायत्री के हाथ से वो फोन रास्ते पर गिर जाता है। अब वो विक्की से कांटेक्ट भी नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर के बाद विक्की एक जगह पर पहुंचता है जहाँ से 2 रास्ते जाते हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते पर जाए। तभी फिर से वो उस फोन पर कॉल करता है और तभी वहाँ पर एक रास्ते पर उन्हें वो फोन ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है और अब ये लोग वही रास्ता पकड़कर आगे जाने लगते हैं। अब यहाँ इस तरफ जंगल में हम देखते हैं कि गायत्री को एक जगह पर लाया जाता है और ये गुंडे गायत्री को यहाँ पर खत्म करने के लिए लाए थे, ताकि जंगल में लाश पड़ी रहेगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब उसमें से एक लड़का अपने बॉस डेविड को कॉल करने के लिए जाता है और बताता है कि हम गायत्री को जंगल में लेकर आ चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सरसराहट होती है और अचानक ही उस लड़के पर कोई हमला करता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। उसके दोस्त उसे देखने के लिए आते हैं और फिर से वो गायत्री के पास जाते हैं तो वहाँ पर गायत्री नहीं थी। तो वो लोग गायत्री को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्की और सूजी ने मिलकर गायत्री को बचा लिया था। अब वो लड़के अपने हथियार और टॉर्च लेकर गायत्री को ढूंढने लगते हैं, लेकिन विक्की और गायत्री छुप छुप कर सभी लड़कों को एक एक करके जान से मार डालते हैं, किसी के ऊपर चाकू से वार करके तो किसी को पानी के अंदर डुबोकर। अब उन लोगों को मारने के बाद विक्की गायत्री से पूछता है कि ये लोग कौन हैं और आपको क्यों मारना चाहते हैं। गायत्री उसे सारी बात बताती है कि मंत्री जी के मर्डर का राज एक मेमोरी कार्ड में छुपा हुआ था और वो चिप मेरे पास थी, इसलिए ये लोग मुझे मारना चाहते थे। विक्की कहता है कि डॉक्टर का काम छोड़कर सीआईडी बनोगी तो ऐसा ही होगा। चलो, अब मैंने तुम्हारी जान बचा ली है, इसलिए मुझे मेरे 10 लाख रुपए दे दो। गायत्री कहती है कि तुमने अभी तो मुझे बचा लिया, लेकिन डेविड नाम का वो किडनैपर मुझे मार डालेगा, तो फिर मैं तुम्हें पैसे कैसे दूंगी? ये वही डेविड है जिसने मुझे किडनैप किया था। अब दोस्तों उन गुंडों ने डेविड को यहाँ पर बुला लिया था, तो डेविड जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन उसके कुत्ते के जरिए यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं। अब विक्की, गायत्री और उसकी बच्ची उसके सामने आते हैं और विक्की डेविड से फाइट करने लगता है, लेकिन डेविड तो बहुत ही तगड़ा आदमी था जो उसके ऊपर भारी पड़ता है। डेविड विक्की को मारने ही वाला था कि तभी गायत्री कार की हेडलाइट फोड़ देती है, जिससे कि वहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। दरअसल गायत्री को यह बात पता चल गई थी कि डेविड रात में देख नहीं सकता, उसे यह बीमारी है। इसी बात का फायदा उठाते हुए विक्की डेविड को जान से मार डालता है। अब उसके बाद विक्की कहता है कि चलिए मैडम, अब तो मुझे पैसे दीजिए, सब लोग तो मारे जा चुके हैं ना। लेकिन गायत्री कहती है कि ये सब कुछ तो बस मोहरे थे, असली मास्टरमाइंड तो कौन और ये है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। गायत्री उसे बताती है कि जब उसे डेविड ने किडनैप किया था तब अरुण से मिलने के लिए आया था और तब वहाँ पर उसे पता चला कि नेताजी को उनके ही बेटे अरुण ने मार डाला है। दरअसल दोस्तों अरुण पार्टी में आकर अगला मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी तो जाति वंश पर राजनीति से बिल्कुल भी खिलाफ थे। उनके जीते जी वो अपने बेटे को कभी भी राजनीति में आने नहीं दे सकते थे, इसलिए उसने अपने पिताजी को रास्ते से हटाने के बारे में सोचा। जब वो फौरन से यहाँ पर आया था
और जैसा कि हमें पता है कि वो खुद ही एक बहुत बड़ा डॉक्टर होता है, तो उसने खुद ही अपने पिताजी के सलाइन के अंदर एक ऐसा केमिकल डाल दिया जिसके जरिए उसके पिताजी की धीरे धीरे मौत हो गई और वो केमिकल थोड़ी ही देर में उसके पिताजी के शरीर में डिसॉल्व हो गया। इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ गलत नहीं आया था और गायत्री ने जो ब्लड का सैंपल टेस्ट करने के लिए दिया था उसके जरिए भी उसे कुछ पता नहीं चला था। अब आईसीयू में लगे हुए हिडन कैमरा के जरिए अरुण ने अपने पिताजी को किस तरह से मारा ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन उन गुंडे लोगों ने वो चिप तो तोड़ दी थी, इसलिए अब अरुण के खिलाफ गायत्री के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर गायत्री और विक्की को पता चलता है कि उस स्मार्ट वॉच के अंदर भी वो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, क्योंकि जब गायत्री हॉस्पिटल में नेताजी के ऊपर ट्रीटमेंट कर रही थी तब उसने अपना स्मार्ट वॉच निकाल कर वहाँ पर रख दिया था और उसके कुछ देर बाद में ही अरुण ने वहाँ पर आकर अपने पिताजी को मार दिया था और एक नर्स के जरिए गलती से उस स्मार्ट वॉच में रिकॉर्डिंग चालू हो गई थी और इसलिए उस वॉच में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल ये बात विकी को थोड़ी देर पहले ही पता चल चुकी थी, इसलिए वो गायत्री को थप्पड़ मारकर उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर पहले जब विकी इन गुंडों को मार रहा था तभी अरुण उन लोगों को कॉल कर रहा था, तो विकी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे सारे आदमियों को मार दिया है और तभी यहाँ पर उसे सच्चाई का पता चला था। इसलिए यहाँ पर विक्की अरुण को ब्लैकमेल करता है कि तुमने अपने पिताजी को मारा है, इसका सबूत मेरे पास है, इसलिए तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो वरना तुम्हारा ये वीडियो पूरे मीडिया में फैल जाएगा और उसके बाद क्या होगा ये तो तुम्हें पता ही है। इसीलिए दोस्तों अब अरुण इस मैटर को सॉल्व करने के लिए उस जंगल में आता है। अब विक्की यहाँ पर गाड़ी में रखे हुए 1 करोड़ रुपए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे इतने सारे पैसे मिलेंगे। वो तुरंत ही वो स्मार्ट वॉच निकाल कर अरुण को दे देता है, लेकिन तभी यहाँ पर अरुण अपनी गन निकाल कर उसे धमकाता है। लेकिन दोस्तों उसके अगले ही पल में यहाँ पर बहुत बड़ी फाइटिंग शुरू हो जाती है। विक्की और गायत्री मिलकर अरुण को मारने पीटने लगते हैं, लेकिन फिर भी अरुण उनके ऊपर भारी पड़ रहा था। अब जैसे तैसे करके विक्की अरुण को पकड़ लेता है और गायत्री उसके ऊपर एक हथियार से वार करती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि अरुण एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया था। दरअसल गायत्री उसके पास आती है और उसे कहती है कि अब तुम मंत्री बनने का ख्याल तो छोड़ ही दो, क्योंकि इस हालत में तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने मुझे एक मामूली डॉक्टर समझा था, लेकिन मैं एक ऐसी डॉक्टर हूँ जिसे पता है कि किस नस को दबाने से क्या होता है और इसलिए मैंने तुम्हें पैरालाइज कर दिया। अब उसके बाद दोस्तों विक्की को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और आखिर में उसने गायत्री का ही साथ दिया था। अब यहाँ पर वो फिर से गायत्री से अपने 10 लाख रुपए मांगने लगता है। कहता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा बंदा हूँ, इसलिए आप मुझे मेरे मेहनत के पैसे दे दो। लेकिन गायत्री उसे कहती है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो तुम्हें अच्छा कहे, फिर मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगी। और फिर विक्की हम ऑडियंस से पूछता है कि बताइए क्या मैं अच्छा लड़का हूँ या नहीं। और दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।